ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स के होली ग्रेल माने जाते हैं। दुनिया के हर देश से हजारों एथलीट्स इन गेम्स में अपने देश को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस बार पेरिस में चल रहे समर ओलंपिक से न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि हर पार्टिसिपेटिंग नेशन के लिए एक के बाद एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज आ रही है। विनेश फोगाट, हमारी दंगल गर्ल, जिन्होंने 2014 से आज तक इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में एक के बाद एक मेडल जीते हैं, उन्हें पिछले कुछ सालों से रेसलर प्रोटेस्ट के चलते गोदी न्यूज चैनल्स ने डिस्क्रेडिट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस साल जापान की अनडिफीटेड रेसलर यूई सुसाकी को पहली बार ओलंपिक स्टेज पर हराकर हिस्ट्री क्रिएट की। लेकिन इतना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होने के बावजूद उन्हें सिर्फ कुछ ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह भी था कि डिस्क्वालीफाई करना एक बहुत हार्श पनिशमेंट थी, उसकी बजाय उन्हें फाइनल मैच में कुछ पॉइंट्स की पेनल्टी दे देना एक बेटर डिसीजन होता। अब वैसे तो इस डिस्क्वालिफिकेशन पर ओलंपिक कमेटी और फ्रेंच गवर्नमेंट में अपील डाली जा चुकी है, जिसके रिजल्ट्स आना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही इनके साथ की गई इस नाइंसाफी के बाद विनेश फोगाट ऑलरेडी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुकी हैं। फ्रांस ने यह दावा किया था कि वो सबसे सस्ते ओलंपिक गेम्स को होस्ट करके दिखाएंगे। इसके प्रिपरेशंस के लिए पेरिस से 1800 से ज्यादा होमलेस लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया गया था। बट ये पेरिस ओलंपिक्स तो सिर्फ और सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट है और इस वीडियो में हम फ्रेंच गवर्नमेंट और ओलंपिक कमेटी के फेलियर्स को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक्स ने कैसे ओलंपिक्स की लेगेसी को बर्बाद कर दिया। ओलंपिक्स की लेगेसी को समझने से पहले हमें इन गेम्स की हिस्ट्री को समझना होगा। ओलंपिक गेम्स पहली बार 776 बीसी में एंशिएंट ग्रीस में स्टार्ट हुए थे। उस समय ये एक रिलीजियस फेस्ट हुआ करता था जो ग्रीक माइथोलॉजी गॉड ज़्यूस को डिवोट किया जाता था, जहां अलग अलग रीजन्स और किंगडम्स के एथलीट्स रनिंग और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में कम्पीट किया करते थे। फिर 1896 में बेरेंट पियरे कुबर्टीन ने उसी आइडिया से इंस्पायर होकर इसे फिर से मॉडर्न टाइम्स में रिवाइव किया। उनका मेन मोटिव था दुनिया भर में स्पोर्ट्स के थ्रू पीस और यूनिटी को बढ़ावा देना। आज देखते ही देखते ओलंपिक गेम्स ग्लोबल यूनिटी का सिंबल बन चुके हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बूस्ट करना, फिजिकल फिटनेस को एनकरेज करना और अलग अलग कंट्रीज के बीच एक कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना ही ओलंपिक्स की लेगेसी बन चुकी है। समर ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी इस इवेंट की हिस्ट्री की सबसे अब्सर्ड और मॉरली ऑफेंसिव रही, क्योंकि सेरेमनी के एंड में ड्रैग क्वींस ने एक स्पूफ परफॉर्म किया जिसमें लियोनार्डो डा विंची की फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर को मॉक किया गया। द लास्ट सपर क्रिश्चियनिटी में एक सेक्रेड पिक्चर मानी जाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट और उनके 12 डिसाइपल्स अपनी आखिरी इवनिंग मील ले रहे हैं। ड्रैग क्वींस की इस कंट्रोवर्शियल परफॉर्मेंस ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को ऑफेंड किया और इसकी वजह से ओलंपिक कमेटी को काफी बैकलैश मिला। इस बैकलैश से बचने के लिए इवेंट के डायरेक्टर और क्यूरेटर ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। लेकिन अगर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में, जिसे प्लान करने में सालों लग जाते हैं, क्या किसी के भी दिमाग में ये कोइंसिडेंस पहले नहीं आया? इतनी फेमस पेंटिंग होने के बावजूद अगर डायरेक्टर्स और एक्टर्स ये नहीं देख पाए कि इस परफॉर्मेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो क्या ऐसे लोग इतने बड़े ग्लोबल इवेंट को डायरेक्ट करना डिजर्व भी करते हैं? और इतना ही नहीं, इस साल ओलंपिक्स में एथलीट्स को अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम भी नहीं दी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के सर्फर जैक रॉबिन्सन को अपने सर्फिंग बोर्ड का डिजाइन चेंज करना पड़ा क्योंकि उस पर एक क्रॉस बना था। और इस ओलंपिक्स में हिजाब को भी बैन किया गया और मुस्लिम विमेन को बिकिनी में वॉलीबॉल खेलने के लिए कहा गया, जो उनके कल्चर और रिलीजन के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। लेकिन इतना भी काफी नहीं था, इस ओलंपिक्स में एथलीट्स की सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठने लगे। ओलंपिक्स एक प्रेस्टिजियस इवेंट है जहां पर ऑलमोस्ट सभी नेशनैलिटीज के एथलीट्स एक साथ आते हैं। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सेफ्टी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट ने हर वो कोशिश की जिससे एथलीट्स को अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़े। ऑस्ट्रेलियन साइक्लिस्ट टीम को इवेंट के बाहर ही लूट लिया गया, जहां उनकी वैन को तोड़कर उनके वॉलेट्स, उनके इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चुरा लिया गया। ये वीडियो क्लिप साइक्लिस्ट लोगन मार्टिन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की, जिसमें उनकी गाड़ी को तोड़ा गया है। अब इस लेवल की सिक्योरिटी एक ओलंपिक साइक्लिस्ट को प्रोवाइड की जा रही है। ये एक शर्मनाक बात है फ्रेंच गवर्नमेंट और सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए। सिर्फ यही नहीं, इंडोनेशियन बैडमिंटन टीम के साथ 50,000 यूरोज का स्कैम किया गया, जिसके बाद उस स्कैम को फ्लैट टायर स्कैम नाम भी दिया गया। कई सारे पार्टिसिपेंट्स और उनके कोचेस के साथ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉड भी हुए, जिसकी जिम्मेदारी वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने लेने से साफ मना कर दिया। सिक्योरिटी कंसर्न्स और भी बढ़ गए जब फ्रांस का एक मेजर रेल नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो पूरे इवेंट का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है। और ये तब हुआ जब पेरिस ने होस्ट करने की कैपेसिटी को 6 लाख से घटाकर
3 लाख कर दिया था और इन 3 लाख लोगों के लिए 46,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स को अपॉइंट किया गया था। यानी हिसाब लगाया जाए तो 5 लोगों पर एक सिक्योरिटी ऑफिशियल अपॉइंटेड था। और इस सब के बावजूद इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स फ्रेंच गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी को दर्शाता है। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर किया भी जाए तो भी पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स को बेसिक नेसेसिटीज भी प्रोवाइड नहीं की गई। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट जब इतने बड़े स्टेज पर अपनी बेस्ट शेप में बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है तो उसके लिए कुछ एमिनिटीज नेसेसरी होती है, जैसे अच्छी डाइट, सेफ और कंफर्टेबल अकोमोडेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो सबसे सस्ते ओलंपिक्स को होस्ट करने का दावा किया था, उसके चलते उन्होंने बेसिक चीजों से भी बजट को कट डाउन किया है। जैसे ये देखिए, ये कार्डबोर्ड से बने बेड्स एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं। वो एथलीट्स जो शायद दुनिया में वंस इन अ जनरेशन आते हैं, उनको एक कंफर्टेबल बेड भी प्रोवाइड नहीं किया गया। इन रूम्स में एसी की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी। समर ओलंपिक्स के तो नाम में ही समर है, विच मींस पार्टिसिपेंट्स नीड एयर कंडीशनिंग। और कंफर्ट तो फिर भी ठीक है, फ्रांस जो खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कंसिडर करता है, वहाँ पर इन वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को पीने का साफ पानी तक प्रोवाइड नहीं किया गया। एक बेल्जियन एथलीट ने क्लेम किया कि पेरिस ओलंपिक विलेज में पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और कंपटीशन से उन्हें विड्रॉ करना पड़ा। पेरिस के डिप्टी मेयर पेरे रबादान ने ये स्टेटमेंट दिया, नथिंग अलाउज अस टू से दैट देयर इज अ लिंक विद द क्वालिटी ऑफ वाटर। एंड चीजें यहाँ नहीं रुकती, मैराथन स्विमिंग के टेस्ट रन को भी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि सेन रिवर के पानी को वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने अनफिट फॉर स्विमिंग डिक्लेयर किया। साफ पानी के साथ साथ खाने में भी पेरिस ने कटौती की और एथलीट्स को लिमिटेड राशन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से काफी एथलीट्स अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। और जब बात परफॉर्मेंस की हो ही रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं कि कुछ एथलीट्स को अनफेयर एडवांटेज दिए गए और यहाँ तक कि एक क्रिमिनल को भी कम्पीट करने दिया गया। एथलीट्स का सिलेक्शन जितना उनकी कंट्रीज करती हैं, उतना ही ओलंपिक कमेटी भी करती है। कौन परफॉर्म करेगा, कौन नहीं करेगा, इसका सिलेक्शन कुछ रूल्स के हिसाब से किया जाता है। जैसा कि हमने विनेश फोगाट के केस में देखा कि वेट कैटेगरी के रूल्स के कुछ ग्राम्स ऊपर जाना भी एक गोल्ड मेडल वर्दी एथलीट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफी है। लेकिन यहीं पर सिलेक्शन कमेटी की बायसनेस और सिलेक्टिव होना ये दिखाता है कि ओलंपिक एक ग्लोबल इवेंट ना होके सिर्फ कुछ कंट्रीज को फेवर दे रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ अल्जीरियन बॉक्सर इमाने खलीफ के साथ। लास्ट ईयर उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था आफ्टर फेलिंग द जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है जिससे विमेन कैटेगरी और मेंस कैटेगरी को डिफरेंशिएट किया जा सके, क्योंकि अगर एक हाई टेस्टोस्टेरोन वाला बायोलॉजिकल मेल विमेन्स कैटेगरी में परफॉर्म करेगा तो उसे एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। इस साल ओलंपिक्स में इमाने खलीफ को अनफेयर एडवांटेज देते हुए हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होने के बावजूद compete करने दिया गया। ये एक अनफेयर सिचुएशन है उन लड़कियों के लिए जो सालों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। लेकिन इस ओलंपिक में ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है जब विमेन एथलीट्स को अनफेयर और अनसेफ फील हुआ। स्टीवन वैन डी वेल्ड नेदरलैंड्स के बीच वॉलीबॉल टीम के प्लेयर एक्चुअली एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, जिसने एक 12 साल की बच्ची के साथ एक इमोरल एक्ट किया। अब ऐसे एथलीट्स को इस स्टेज पर अपॉर्चुनिटी देना अपने आप में बाकी विमेन्स एथलीट्स की सेफ्टी को रिस्क पर रखता है। और जब इतने सारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया ही जा रहा है तो वर्ल्ड में चल रहे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करने से पेरिस गवर्नमेंट कैसे ही बच सकती थी। वर्ल्ड वाइड चल रहे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी इजराइल, पैलेस्टाइन, यूक्रेन और रशिया जैसी कंट्रीज को परफॉर्म करने देना अपने आप में ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। जहां एक तरफ इन कंट्रीज में लोग हर दिन मर रहे हैं, वहीं इन कंट्रीज के एथलीट्स को आपस में कम्पीट करवाना ना सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप के बल्कि यूनिटी और पीस की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करने जैसा है। इजराइल के अगेंस्ट पेरिस में प्रोटेस्ट देखे गए और ये प्रोटेस्ट इतने इंटेंस हो गए कि इजरायली एथलीट्स को सेफ्टी के लिए अथॉरिटीज से 1000 पुलिस ऑफिसर्स एक्स्ट्रा डिप्लॉय करवाने पड़े। पैलेस्टाइन के ओलंपिक चीफ ने अपने एथलीट्स को इजरायली एथलीट्स से बेसिक इंटरेक्शन जैसे हैंडशेक करने को भी मना किया, जिससे ओलंपिक्स की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी खत्म हुई। ऐसा ही कुछ हुआ रशियन और यूक्रेनियन एथलीट्स के साथ भी, जब रशियन और बेलारूसियन एथलीट्स ने यूक्रेनियंस के सामने बाउ डाउन करने से मना कर दिया। बाउ डाउन करना ओलंपिक्स में एक फ्रेंडली जेस्चर माना जाता है, जिसे एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो भी किया जाता है। हिस्टोरिकली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ओलंपिक गेम्स को ही रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वॉर में लड़ रही कंट्रीज के एथलीट्स पीसफुल स्पोर्टिंग इवेंट्स में कम्पीट नहीं कर सकते। सो रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन और इजराइल को कम्पीट करने देना ही ओलंपिक लेगेसी और ट्रेडिशन पर दाग लगाता है।
और जब पेरिस ओलंपिक्स अपने एथलीट्स और पार्टिसिपेंट्स के साथ इतना अनफेयर और अनजस्ट हो ही चुका है, तो अपने इन स्टेडियम व्यूअर्स को कैसे ही छोड़ सकता था। सबसे सस्ता ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में फ्रेंच गवर्नमेंट अपने स्टेडियम के टिकट्स को मैनेज करने में ही फेल हो गई। जो जनरल पब्लिक टिकट्स को ऑनलाइन भी बाय कर रही थी, उन्हें भी इवेंट्स पर पहुंचकर डबल प्राइस पे करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काफी सारे स्कैमर्स ने फिशिंग वेबसाइट पर फेक टिकट्स बेचे। कुल मिलाकर 338 ऐसी वेबसाइट्स मिली जिन पर ये फेक टिकटिंग स्कैम्स चल रहे थे। अब वैसे तो गवर्नमेंट पॉर्न वेबसाइट्स के सभी डोमेन्स को इजीली ब्लॉक कर देती है, लेकिन एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट के नाम पर इन 338 वेबसाइट्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। अब ये किसकी जिम्मेदारी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस लापरवाही और इनकॉम्पिटेंसी की वजह से दुनिया भर से पेरिस आ रहे टूरिस्ट को भी एक होपलेस सिचुएशन में डाला गया। उनके हजारों यूरो स्पेंड करने के बाद भी उन्हें फेक टिकट्स मिले, जिसे रोकने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। इन सब कंट्रोवर्सीज से हमें ये साफ दिखाई देता है कि फ्रांस ने ओलंपिक्स को एक मजाक बना दिया है। करीब 250 साल से चल रहे इस प्रेस्टिजियस इवेंट की लेगेसी को खराब कर दिया है और ये खुद को सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहलाने वाले, जिनके पास यूएन की परमानेंट सीट भी है, एक स्पोर्टिंग इवेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इस साल फ्रांस ने ये प्रूव कर दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज एक फेल्ड सोसाइटी है, जहाँ पीस, यूनिटी, स्पोर्ट्समैनशिप और मॉरल वैल्यूज सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंडा है। और हमें फिल्म्स और वीडियोस में यही कंट्रीज इस तरह से दिखाई जाती हैं जैसे वहाँ रहना एक ब्लेसिंग है। मेरा मानना है कि ओलंपिक्स एक वर्ल्ड इवेंट है जहां हर कल्चर और रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, और फ्रांस को इस ग्लोबली प्रेस्टिजियस इवेंट को इस हद तक खराब करने के लिए आगे से होस्ट करने से परमानेंट बैन कर देना चाहिए। और वीडियो खत्म करने से पहले नीरज चोपड़ा, स्वप्निल कुसाले, मनु बकर, सरबजोत सिंह, अमन सहरावत और इंडियन हॉकी टीम को इस चैनल की ओर से शुभकामनाएं। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स इवन इन दीज सर्कमस्टांसेस। और हम उम्मीद करते हैं कि विनेश फोगाट की अपील को भी जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उन्हें भी एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा, जैसा कि केनिया की 5000 मीटर एथलीट को डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी दिया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।